डॉक्यूमेंट के बारे में कि डॉक्यूमेंट क्या होता है, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने कुछ लीगल डेफिनेशंस भी देखे थे। तो हमने बेसिकली हम कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स एंड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के बारे में हमने देखा था। और हमने क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के जो प्राइमरी एग्जामिनेशन है, वन नोट लिख देती हूँ, एग्जामिनेशन, प्राइमरी एग्जामिनेशन में आपको क्या करना होता है, क्या क्या चीज़ें हम कंसीडर करके चलते हैं, ये हमने देखा था। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हैंड राइटिंग। क्या देखेंगे? हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हैंड राइटिंग एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है फॉरेंसिक साइंस के अंदर, और कोर्ट में भी कई बारी हैंड राइटिंग से रिलेटेड या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी आपके पास मटेरियल है या आपने जो एनालिसिस किया हुआ है वो प्रूव करने के लिए हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, या क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के एग्जामिनेशन के लिए एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। तो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। तो तब जाके ये हम हैंड राइटिंग से रिलेटेड केसेस में एंड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड केसेस में उनके सजेशन एंड उनके एनालिसिस रिपोर्ट हम लेते हैं। तो हैंड राइटिंग और उनके प्रिंसिपल्स के बारे में हम देखेंगे कि हैंड राइटिंग हम लिखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, ये मेरी हैंड राइटिंग है, ये पूरे एरिया में मैंने कुछ लिखा है, तो ये क्या है? ये मेरी हैंड राइटिंग है। तो हैंड राइटिंग और उसके प्रिंसिपल्स, तो मेरी जो हैंड राइटिंग है उसके पीछे कुछ प्रिंसिपल्स वर्क करते हैं, आपकी जो हैंड राइटिंग है उसके पीछे भी कुछ प्रिंसिपल्स वर्क करते हैं। तो वो प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? हैंड राइटिंग अगर हम डिफाइन करेंगे हैंड राइटिंग को, तो हैंड राइटिंग को कैसे डिफाइन करेंगे ये हम इस वीडियो में देखेंगे और इम्पोर्टेंस भी देखेंगे। तो ये हमारा लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो शुरू में हम देखेंगे कि व्हाट इज हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग क्या है? हम बचपन से लेके अभी तक स्कूल में, कॉलेज में, अभी तक आप लिखते आए हैं, नोटबुक्स बनाते हैं, बुक्स में लिखा हुआ है आपने। तो हैंड राइटिंग को डिफाइन कैसे करेंगे? हैंड राइटिंग होती क्या है? तो हैंड राइटिंग इज अ न्यूरोमस्कुलर फिनोमेना। क्या है? न्यूरोमस्कुलर फिनोमेना। आप न्यूरोमस्कुलर फिनोमेना के थ्रू वर्क करते हैं। आप इंटेंशनली लिखते तो हैं, बट जो प्रोसेस है वो वॉल्यूमेंट्री से इनवॉल्यूमेंट्री में शिफ्ट हो जाती है ओवर टाइम। तो क्या है ये? न्यूरोमस्कुलर। तो आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं और आपके जो मसल्स हैं, तो जो आप सोचते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे लिखना है हैंड राइटिंग, तो मैंने हैंड राइटिंग लिखना है, तो मुझे पता है कि हैंड राइटिंग की स्पेलिंग क्या है? HANDWRITING। तो मेरे मसल्स मैंने यूज़ करे, मैंने हैंड मसल्स मेरे यूज़ करे ये लिखने के लिए, और इसको लिखने के लिए प्रॉपर वे में मैंने अपना कुछ ब्रेन का भी यूज़ किया कि मैंने रिमाइंड करा कि मेरे जो हैंड राइटिंग मुझे अगर लिखना है तो स्पेलिंग क्या होगी, कि पहले H आएगा, उसके बाद A आएगा, देन N आएगा, फिर D आएगा। मैंने HDAN ऐसे तो नहीं लिखा ना, ये मैंने नहीं लिखा क्योंकि मेरा जो न्यूरल सिस्टम है, जो मेरा सोचने समझने का तरीका है वो सही से चल रहा है, और उसके कोऑर्डिनेशन में, मसल के कोऑर्डिनेशन में मैं यहाँ पे सही स्पेलिंग के साथ एक हैंड राइटिंग की स्पेलिंग या मैंने कोई वर्ड लिखा। तो हैंड राइटिंग क्या है? हैंड राइटिंग एक न्यूरोमस्कुलर फिनोमेना है। इट्स अ कॉन्शियस एक्ट। ये कॉन्शियस एक्ट है। आप सोच के समझ के लिखते हैं। आप जब लिख रहे होते हो तो आप सोच भी रहे होते हो और आप समझ भी रहे होते हैं, इसलिए ये क्या है? ये है एक कॉन्शियस एक्ट, बट रिपीटिशन मेक्स इट अ हैबिट। बट आप बचपन से इतना सब कुछ लिखते आ रहे हैं, आपने नर्सरी KG1 KG2 क्लास 1 क्लास 2 तक लिखना सीखा, और उसके बाद से ये जो हैंड राइटिंग का प्रोसीजर, कुछ लिखने का जो प्रोसेस है वो इतनी बार रिपीट हो चुका है, अब तक में इतना रिपीटिशन हो चुका है। कुछ भी आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी मम्मी ने बोला कि एक ऐसे लिख दो, आपकी टीचर ने बोला ऐसे लिखो, या फिर आपकी मम्मी ने कहा कि नोट करो, मुझे कुछ सामान चाहिए तो आपको लेके आना है, तो आप ये सारी चीज़ें लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं। तो इतनी बार रिपीटिशन हो चुका होता है, तो ये हैबिट क्या हो जाती है? ये अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर आप ज़्यादा कॉन्शियसली नहीं लिखते। अगर मैं अभी आपको कोई नया वर्ड बताऊंगी जिसकी आप स्पेलिंग से फेमिलियर नहीं है, कोई ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग से आप फेमिलियर नहीं है, या जो आपने पहली बार सुना है, तो आपको अपना ये कॉन्शियस
कॉन्शियसनेस आपको उसमें बहुत ज़्यादा लगानी होती है। बट अगर मैं बोलूँ कि आप लिखो माई नेम इज़ जो भी आपका नाम है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे कहा कि मैं अपना नाम लिखूँ, तो मैं यहाँ पे अनकॉन्शियसली माई नेम इज़ दीक्षा शर्मा लिख दूँगी। या मुझे नाम लिखना है तो मैं तो क्लास में नोटबुक में अपना नाम बचपन से लिखते हुए आई हूँ, तो इतनी बार मैंने इसे रिपीट कर लिया कि ये अनकॉन्शियस हो गया है। हम ये ध्यान नहीं देते, बट हम जो भी लिखते हैं, जो हमारा हैंड राइटिंग होती है, जो हमारे वर्ड्स को लिखने का तरीका होता है, अल्फ़ाबेट्स को लिखने का तरीका होता है, वो सब अलग होता है, डिफरेंट होता है और यूनिक होता है। और ये जो राइटिंग प्रोसेस है वो इनिशियली कॉन्शियस एक्ट होती है, अभी भी कॉन्शियस एक्ट है, बट इतना रिपीटिशन हो चुका है कि वो बाद में चल के अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर आपको इतनी ज़्यादा कॉन्शियसनेस नहीं लगानी होती। कई बारी टीचर जब क्लास में डिक्टेट करते हैं कि हाँ ठीक है, ये नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो आप लिखो, तो क्लास में कितना कम टाइम मिलता है, आपको पूरा पैराग्राफ लिखना होता है। तो आप बिना सोचे समझे जो आपने सुना, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला हैंड राइटिंग इज अ न्यूरोमस्कुलर फिनोमेना, इट इज़ अ कॉन्शियस एक्ट बट रिपीटेशन मेक्स इट अ हैबिट एंड इट बिकम्स अनकॉन्शियस। तो ये मैं बोलूँगी, बट मैं वेट नहीं करूँगी बीइंग अ टीचर कि आपने वो लिखा है कि नहीं लिखा है, मैं नेक्स्ट सेंटेंस में फिर से आ जाऊँगी, इट इज़ गवर्न्ड बाय द ब्रेन एंड सो कॉल्ड ब्रेन राइटिंग। तो इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप ज़्यादा सोच सको, आप फटाफट लिखोगे और वो जो आपकी हैंड राइटिंग बनेगी वो अनकॉन्शियस एक्ट हो जाएगी। ठीक है, इट इज़ गवर्न बाय द ब्रेन, ये हमने अभी ही जस्ट पढ़ा। तो हमारी जो हैंड राइटिंग है वो हमारे ब्रेन से गवर्न होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। सारे एक्ट्स जो हम करते हैं डे टू डे लाइफ में, कुछ कॉन्शियस होते हैं, कुछ रिपीटिशन की वजह से अनकॉन्शियस हो जाते हैं, इंक्लूडिंग हैंड राइटिंग भी उसमें इंक्लूडेड है। देखो, आपको ये पता है कि आप मॉर्निंग में उठोगे, आपको सबसे पहले ब्रश करना है, तो ये एक हैबिट बन जाती है कि आपको सुबह उठ के ब्रश करना है। ये बचपन से ये हैबिट डाल दी जाती है। इनिशियली ये कॉन्शियस एक्ट होता है, बट बाद में ये अनकॉन्शियस हो जाता है कि आप अगर आधी नींद में भी उठेंगे तो आपका ब्रेन आपको ये सिग्नल देगा कि आपको उठ के सबसे पहला काम ब्रश करना है। तो आप समझ रहे हैं कि कॉन्शियस एक्ट इनिशियली कुछ चीज़ें होती हैं, बट रिपीटिशन की वजह से वो अनकॉन्शियस हो जाती हैं। और ये सारे एक्ट्स कौन गवर्न करता है? हमारा ब्रेन गवर्न करता है। गवर्नर कौन है? हमारा ब्रेन गवर्नर है। और इसलिए हम हैंड राइटिंग को कभी कभी ब्रेन राइटिंग भी कह देते हैं। तो हैंड राइटिंग को क्या कह देते हैं? ब्रेन राइटिंग भी हम कह देते हैं। हैंड राइटिंग इज द टोटल सम ऑफ एक्सपीरियंस। हैंड राइटिंग क्या है? हैंड राइटिंग इज द टोटल सम ऑफ एक्सपीरियंस। हैंड राइटिंग किसी की क्यों जैसी दिखती है वैसे क्यों बनती है? मेरी हैंड राइटिंग ऐसी क्यों है? मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि मेरी हैंड राइटिंग है कैसी, बट मेरी हैंड राइटिंग ऐसी हुई क्यों? क्योंकि मैंने जो भी सीखा है, जो भी एक्सपीरियंसेस मेरे हुए हैं, चाहे वो स्कूल में एक्सपीरियंस हो, जब मैंने कोई ट्रेनिंग ली है उसकी एक्सपीरियंस हो, या राइटिंग क्वालिटी की वजह से जो एक्सपीरियंस मुझे मिले हैं ओवर द टाइम, या फिर इन्वायरमेंट हो सकता है या ऑक्यूपेशन हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि आपके स्कूल में एक्सपीरियंसेस कैसे रहे। कुछ स्कूल में बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में कभी कम लिखते हैं, कभी लिखते ही नहीं है। बैक बेंचर्स होते हैं जो बहुत कम लिखते हैं, बाद में लिखते हैं जब दूसरों की नोटबुक को बोरो करके लेके जाते हैं, या फिर आपको जिस तरीके से ट्रेनिंग मिली हुई है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हैंड राइटिंग बहुत ब्यूटीफुल होती है, तो उन्होंने वैसे अपने आप को ट्रेन किया हुआ होता है कि वो इतनी बार लिखते हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी हैंड राइटिंग सुंदर हो, तो वो उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो हैंड राइटिंग है वो टोटल सम है आपके एक्सपीरियंस का, आपके स्कूल के एक्सपीरियंस का, आपकी ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस का, आपकी राइटिंग क्वालिटी के एक्सपीरियंस का, आपके टीचर ने आपको कैसे सिखाया है, इन्वायरमेंट आपका कैसा रहा है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। ऑक्यूपेशन, हम हमेशा मजाक उड़ाते हैं ना कि डॉक्टर की हैंड राइटिंग इतनी बुरी होती है कि किसी को समझ नहीं आती, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर को समझ में आती है और उस फार्मासिस्ट को समझ में आती है जिसे आपको मेडिसिन देनी है। तो ऑक्यूपेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई एजुकेटेड पर्सन है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उनका ऑक्यूपेशन की वजह से उनका हैंड राइटिंग अच्छा होगा। मेरी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, क्योंकि हमने पढ़ाई करी है, हमने इतना सारा टाइम इन्वेस्ट करा है, हमने प्रैक्टिस करी है, लिख लिख के प्रैक्टिस करी है। बट वही कोई पर्सन है जिसने सिर्फ क्लास 4th तक की पढ़ाई करी है, सिर्फ क्लास 4th तक की पढ़ाई करी है, बट उसके आगे वो पढ़ नहीं पाया, तो उसकी हैंड राइटिंग की क्वालिटी आप इमेजिन कर सकते हैं।
उसकी हैंड राइटिंग की क्वालिटी आप इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ क्लास 4th तक की उसने पढ़ाई करी है, आगे कभी पढ़ाई करी नहीं, तो ये डिफरेंस आ जाता है। ऑक्यूपेशन बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी हैंड राइटिंग में। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, आपकी स्कूलिंग, आपका ट्रेनिंग, आपकी राइटिंग क्वालिटी, आपका इन्वायरमेंट। मेजर फैक्टर है आपका ऑक्यूपेशन, कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं आपकी हैंड राइटिंग को, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, राइटिंग इज प्रैक्टिकली विजिबल स्पीच। अगर हम, ये तो हमने ऊपर देख लिया कि हैंड राइटिंग है क्या, अब हम और अगर डिफाइन करने की कोशिश करें या दूसरे वर्ड्स में डिफाइन करने की कोशिश करें, तो हम क्या कह सकते हैं? राइटिंग इज प्रैक्टिकली विजिबल स्पीच। क्या है? हैंड राइटिंग इज अ प्रैक्टिकल विजिबल स्पीच। जो हम विजिबल, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, मैंने अपना नाम लिखा, ये विजिबल हुआ आपको, तो ये क्या है? ये प्रैक्टिकल विजिबल स्पीच है। क्या है? विजिबल स्पीच है, मैंने लिखा विजिबल है। और टॉकिंग पेपर बाय ऑल its thousand ambiguities in combination is the most personal and individual thing that a man does and leaves a record which can be seen and studied. तो बेसिकली ये जो इतना फैंसी सा डेफिनेशन है, उसका ये मतलब है कि जो हैंड राइटिंग है वो विजिबल स्पीच है। इसमें कई सारे पिक्युलरिटीज़, आपके पर्सनल और इंडिविजुअल थिंग्स होते हैं जो कि आप उसमें डालते हैं। और आप अगर हैंड राइटिंग आपकी, आपने कुछ लिखा हुआ है, तो इट लीव्स अ रिकॉर्ड, ये एक रिकॉर्ड भी बनता है, रिकॉर्ड छूट जाता है, विच इज़ सीन एंड स्टडीड, जिसे हम देख भी सकते हैं और जिसे हम पढ़ भी सकते हैं। तो वो क्या हो गया? वो हो गया हैंड राइटिंग। क्या हो गया? वो हो गया आपका हैंड राइटिंग, ठीक है। हैंड राइटिंग तो क्लियर है कि हैंड राइटिंग एग्जैक्टली होती क्या है, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हैंड राइटिंग पे कंट्रीब्यूट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं हैंड राइटिंग के। क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं हैंड राइटिंग के। पहला प्रिंसिपल क्या है? पहला है इंडिविजुअलिटी। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? दूसरा प्रिंसिपल है नेचुरल वेरिएशन। तीसरा प्रिंसिपल क्या है? तीसरा प्रिंसिपल है फंडामेंटल डाइवर्जेंस और पेरेंटल सिमिलैरिटीज। की कुछ सिमिलैरिटीज आपकी हैंड राइटिंग में आपके पेरेंट्स की होती है, या आपके इनिशियल स्टेजेस में, जब आप क्लास 1 में रहे, क्लास 2 में रहे, क्लास 3 में रहे, तो जो आपकी टीचर होगी ना, उनका आप बोर्ड में देख के जब लिखते थे, जो भी सारी चीजें आप बोर्ड में देख के लिखते थे, तो आपकी टीचर की हैंड राइटिंग भी आप पे इम्पैक्ट देती है, और वो फंडामेंटल डाइवर्जेंस के अंदर है। ये आपकी पेरेंटल सिमिलैरिटीज, टीचर के साथ सिमिलैरिटीज, जो इनिशियल स्टेजेस पे आपने लिखना सीखा है, तो वो सिमिलैरिटीज आपके पेरेंट्स से, आपके टीचर से आपके हैंड राइटिंग में आते हैं। फोर्थ क्या है? पर्सनल फीचर्स। कुछ आपके पर्सनल फीचर्स भी होते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपको लिखना पढ़ना सिखाया है, बेसिकली लिखना सिखाया है, तो उन पर्सन की कुछ सिमिलैरिटीज आपके हैंड राइटिंग में आती है। इसके अलावा पर्सनल फीचर्स आपके खुद के होते हैं। मैं जब कॉलेज में थी तो मेरी एक फ्रेंड थी, हम दोनों की हैंड राइटिंग बहुत सिमिलर थी। हमारी फ्रेंडशिप भी इसी वजह से हुई थी, क्योंकि हमारी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा सिमिलर थी। हैंड राइटिंग सिमिलर होने के साथ साथ हमारी थॉट प्रोसेस भी सिमिलर थी, हम एक जैसा ही थे, तो हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। हमने एक दूसरे को सिस्टर ही डिक्लेयर कर दिया था। बट ये सिमिलैरिटीज़ क्यों हुई? क्योंकि जैसे इन्वायरमेंट में वो बड़ी हुई है, वैसे ही इन्वायरमेंट में मैं भी बड़ी हुई हूँ, और इस वजह से ही हमारे हैंड राइटिंग में वो इम्पैक्ट आया है ना। तो हैंड राइटिंग में हमारे इम्पैक्ट आ गया। कई बार ऐसा होता था कि हमारी नोटबुक्स जब टीचर चेक करते थे, प्रैक्टिकल, कॉलेज में तो नोटबुक्स चेक नहीं होती, बट जो प्रैक्टिकल नोटबुक होती है वो चेक होती थी, तो हमारे टीचर्स ने हमको कई बार बोला था कि तुम दोनों एक दूसरे की नोटबुक लिखते हो, या फिर हमें ब्लेम ही कर दिया जाता था कि तुमने नहीं लिखा है। फिर बाद में उन्हें भी पता चल गया कि हमारी हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, बट इतनी सिमिलैरिटीज़ होने के बाद 90% हमारी, फॉर एग्जाम्पल 90% थी ही हमारी हैंड राइटिंग सिमिलर, बट उसमें भी हमारे कुछ पर्सनल फीचर्स थे। जब देखा जाए, हम दोनों की नोटबुक जब आप आजू बाजू रख के देखेंगे कि मेरी नोटबुक यहाँ है, मेरी फ्रेंड की नोटबुक यहाँ है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी नोटबुक है, मेरी फ्रेंड की नोटबुक यहाँ है, तो हम दोनों की नोटबुक जब आजू बाजू आप रख के देखेंगे तो आपको इतनी ज़्यादा 90% सिमिलैरिटीज़ दिखेंगी। बट अब जब आप पर्सनल फीचर्स चेक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये मेरी नोटबुक है एंड ये मेरी फ्रेंड की नोटबुक है। तो आपकी हैंड राइटिंग किसी भी पर्सन से कितनी भी सिमिलर क्यों ना हो, हमेशा उसमें कुछ पर्सनल फीचर्स रह जाते हैं, और ये हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं। आप कितनी भी ट्राई कर लो उसे कंसील करने की, वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस हो जाते हैं।
ठीक है, तो कौन कौन से हैंड राइटिंग के प्रिंसिपल्स कौन से हैं? कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे हम फिंगरप्रिंट कह रही हूँ मैं, जैसे हमने फॉरेंसिक साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पढ़े थे ना, वैसे ही हैंड राइटिंग के भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। तो बेसिकली हमारे पास 4 प्रिंसिपल्स हैं। पहला क्या है? इंडिविजुअलिटी। दूसरा क्या है? नेचुरल वेरिएशन। तीसरा क्या है? फंडामेंटल डाइवर्जेंस। फोर्थ है पर्सनल फीचर्स। तो इन सब चीज़ों के, इन सब प्रिंसिपल, हैंड राइटिंग के प्रिंसिपल के बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये प्रिंसिपल्स एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या है? इंडिविजुअलिटी, कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो उसमें एक इंडिविजुअलिटी होती है। जैसे कि मैंने बोला कि कुछ ना कुछ पर्सनल फीचर्स आपके खुद के अपने होते हैं, वो हमेशा होते हैं। तो वही क्या कंट्रीब्यूट करता है? इंडिविजुअलिटी पे कंट्रीब्यूट करता है। किस पे कंट्रीब्यूट करता है? इंडिविजुअलिटी पे कंट्रीब्यूट करता है। आप सभी की हैंड राइटिंग इंडिविजुअल है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इंडिविजुअलिटी शो करता है। The handwriting of a person has personality of its own, personality of its own। तो जो हैंड राइटिंग है किसी भी पर्सन की, इट हैज़ अ पर्सनालिटी ऑफ इट्स ओन, उनमें खुद की एक पर्सनालिटी होती है। किनमें? आपकी हैंड राइटिंग में। तो आपने कई बार सुना होगा कि आपकी हैंड राइटिंग देख के कई बार लोग आपकी पर्सनालिटी अज्यूम करते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हैंड राइटिंग देख के, अब मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती, बट आपका फ्यूचर बता देते हैं, आपका पास्ट बता देते हैं, ये सारी चीज़ें लोग करते हैं, बट आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स। बट हाँ, ये मैं ज़रूर बोल सकती हूँ कि आप समवेयर आप पर्सनालिटी अज्यूम कर सकते हैं हैंड राइटिंग देख के। तो जो हैंड राइटिंग है उसमें अपने खुद की एक पर्सनालिटी होती है, द वे द थिंग्स आर रिटन, तो उसमें एक पर्सनालिटी होती है, इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है। ठीक है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एनी अदर इंडिविजुअल, जो कि डिफरेंट होती है अदर इंडिविजुअल से, जो कि डिफरेंट होती है अदर इंडिविजुअल से। जैसे कि मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताया कि मेरी एक फ्रेंड है और मेरी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बट उन सिमिलैरिटीज़ के बावजूद भी हमारी जो हमारी हैंड राइटिंग है उसमें कुछ इंडिविजुअल फीचर्स भी हैं, जो उसकी एक खुद की पर्सनालिटी है, और ये अभी भी सिमिलर होने के बावजूद भी वो डिफरेंट है, और हम दोनों की हैंड राइटिंग डिफरेंट है इसी फैक्टर की वजह से। तो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल की हैंड राइटिंग डिफरेंट होती है, और उनमें एक खुद की पर्सनालिटी होती है, जो कि हैंड राइटिंग की इंडिविजुअलिटी है। ठीक है, इट इज़ यूनिक। हर पर्सन की हैंड राइटिंग यूनिक है, चाहे वो अच्छी हैंड राइटिंग हो, चाहे वो बुरी हैंड राइटिंग हो, वो मैटर नहीं करता कि हैंड राइटिंग अच्छी है और बुरी है, पर वो अच्छी हो या बुरी, वो यूनिक होती है, अपने आप में यूनिक फीचर्स होते हैं हैंड राइटिंग के। नो टू पर्सन कैन हैव द सेम एक्सपीरियंस इन लाइफ। कोई भी दो पर्सन कैन नेवर हैव द सेम एक्सपीरियंस इन लाइफ। तो कोई भी दो पर्सन, कोई भी दो गर्ल्स, कोई भी दो बॉयज, कोई भी गर्ल्स बॉयज, कोई भी दो पर्सन कभी भी सिमिलर हैंड राइटिंग के नहीं हो सकते, क्योंकि उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस अलग है। जैसे कि हमने बात करी थी कि हैंड राइटिंग क्या है, हैंड राइटिंग क्या है? एक्सपीरियंस का सम है। आपने जो भी स्कूल में एक्सपीरियंस किया है, ट्रेनिंग में एक्सपीरियंस किया है, एनवायरनमेंट आपका जैसा रहा है, आपका ऑक्यूपेशन, आपके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन जो रहा है, वो एक्सप्रेस होता है आप में, आपकी हैंड राइटिंग में। तो कोई भी दो पर्सन सेम एक्सपीरियंस के नहीं हो सकते, सिमिलर चीज़ों को उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया होता है, और इसलिए ही उन दो पर्सन की हैंड राइटिंग कभी भी एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती, एंड देयरफॉर देयर राइटिंग्स विल ऑलवेज वेरी। तो इसलिए ही उनकी हैंड राइटिंग हमेशा डिफरेंट शो करेगी, हमेशा वैरी करेगी एक दूसरे से। ये था हमारा हैंड राइटिंग के प्रिंसिपल की फर्स्ट प्रिंसिपल। ये हमारे हैंड राइटिंग के प्रिंसिपल का फर्स्ट प्रिंसिपल है, जो है इंडिविजुअलिटी। क्लियर है? सेकंड प्रिंसिपल क्या है? सेकंड प्रिंसिपल है नेचुरल वेरिएशन। क्या है? नेचुरल वेरिएशन। अब नेचुरल वेरिएशन क्या है? अब हमने जैसे बोला कि इंडिविजुअलिटी होती, वैसे ही नेचुरल वेरिएशन भी होता है। नेचुरल वेरिएशन इन हैंड राइटिंग आर सब्जेक्टिव। नेचुरल वेरिएशन में अगर समरी में आपको बताऊं, तो अगर मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखती हूँ मैं, यहाँ पे मैंने लिखा है कि हे आई एम दीक्षा,
ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा। यहाँ में मैं फिर सेम सेंटेंस लिखूंगी, सेम लाइन लिखूंगी, हे आई एम दीक्षा। तो जब आप ये दोनों कंपेयर करेंगे ना, ये दोनों लाइंस जब आप कंपेयर करेंगे तो दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये दोनों मैंने ही लिखे हैं, ये दोनों सेंटेंसेस मैंने ही लिखे हैं, आपके सामने लिखे हैं, बट जब आप इनकी सिमिलैरिटीज चेक करोगे तो इनमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने H और E के बीच में, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ H और E के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, गैप कम है, यहाँ पे वो गैप ज्यादा हो चुका है, बट लिखा तो मैंने ही है। अगर मैं थर्ड लाइन भी लिखती हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे आई डैश और आई एम के बीच में डिफरेंस ज्यादा है, इस आई एम में डिफरेंस ज्यादा नहीं है। यहाँ पे मैंने ये जो डी एंड आई को कनेक्ट करने वाली लाइन है वो ज्यादा यू के शेप में बनाई है, यहाँ पे वो कम है। और क्या हो सकता है? यहाँ पे एस और एच के बीच में डिफरेंस कम है, इसमें एस और एच के बीच में डिफरेंस ज्यादा है। यहाँ मैंने जो ए बनाया है उसका जो ये राउंड वाला एरिया है ये स्मॉल है और ये बिगर है। तो डिफरेंस आया ना, मैंने ही लिखा है बट डिफरेंस आया, और ये डिफरेंस हर किसी पर्सन की हैंडराइटिंग में आता है सेम वर्ड लिखने के बाद भी। और वही क्या है? वही है नेचुरल वेरिएशन। आप कोई भी सिमिलर सेंटेंस को 2 बार 3 बार 4 बार लिखेंगे, आप नॉर्मली ही लिखेंगे, आप जस्ट नॉर्मल, मैंने बोला कि सेम सेंटेंस को 10 टाइम्स लिखो आप, तो उसमें भी डिफरेंट वेरिएशंस आपको हर एक सेंटेंस में देखने को मिलेगा। और आपने ही लिखा है इसलिए ही ये जो वेरिएशंस आते हैं इन्हें हम नेचुरल वेरिएशन कहते हैं, जो कि ये नेचुरल है, हर किसी पर्सन में ये वेरिएशन हैंडराइटिंग में आते ही आते हैं। तो ये क्या हुए? ये हुए आपके नेचुरल वेरिएशन। नेचुरली ये वेरिएशन आपकी हैंडराइटिंग में आते हैं। नेचुरल वेरिएशन इन हैंडराइटिंग आर सब्जेक्टिव, दे वेरी इन नेचर, ये नेचर पे वेरी करते हैं। एंड नंबर विथ, हाँ नंबर्स भी आप लिख रहे हैं तो नंबर्स भी नेचर और नंबर्स पे वेरी करते हैं विद डिफरेंट इंडिविजुअल, बट रेंज ऑफ वेरिएशन फॉर एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस कांस्टेंट विद द सेम इंडिविजुअल। तो जो वेरिएशन है वो मोर और लेस कांस्टेंट होता है सेम इंडिविजुअल पे। तो कुछ सिमिलैरिटीज तो क्या आप चेक कर ही सकते हैं कि ये लाइंस जो भी सेंटेंसेस है वो एक पर्सन ने लिखी है या अलग अलग पर्सन ने लिखी है। सिमिलैरिटीज हमेशा ज्यादा रहती है। नेचुरल वेरिएशन डिफरेंस होते हैं बट नेचुरल वेरिएशन नेचुरल है और हर एक पर्सन के हैंडराइटिंग में वो दिखते ही दिखते हैं। इट हैपन्स बिकॉज आवर ब्रेन डज नॉट वर्क लाइक अ कंप्यूटर। और ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? बिकॉज आवर ब्रेन इज नॉट लाइक अ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में क्या, मेरे ये सारा जो लिखा हुआ है पहले से रिटन मटेरियल जो है वो मैं जितनी बार भी लिखूंगी वो सेम एग्जैक्टली ऐसा ही आपको दिखेगा, कोई डिफरेंस नहीं। प्रॉपर स्पेसिंग, प्रॉपर सारी की सारी चीजें प्रॉपर ही होंगी क्योंकि वो कंप्यूटराइज्ड है। बट हमारा ब्रेन कंप्यूटर नहीं है ना। मैंने ये जो 2 सेंटेंसेस लिखे हैं अपने ब्रेन को यूज करके, जैसे मैंने बोला न्यूरोमस्कुलर फिनोमेना है, तो मैंने अपने मसल्स एंड मेरा जो मसल और ब्रेन कोऑर्डिनेशन है उसके थ्रू मैंने ये लिखा है। और जो हमारा ब्रेन है वो कंप्यूटर तो नहीं है, तो कंप्यूटर नहीं होने की वजह से नेचुरल वेरिएशन आ जाता है। और हमारा जो माइंड है इट गेट्स डिस्ट्रैक्टेड ईजिली, ये बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इट गेट्स डिस्ट्रैक्टेड ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बोथ बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्फ्लुएंसेस। वो इंटरनल इन्फ्लुएंस हो या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो, अगर आप थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है या आप कुछ लिख रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है तो वो आपकी हैंडराइटिंग पे दिखेगा। एक्सटर्नली अगर आपको फीवर है, आपको कोई और प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है या कोई तबीयत से रिलेटेड कोई डिजीज है, तो वो एक्सटर्नली भी आपको कोई प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम और एक्सटर्नल प्रॉब्लम आपकी हैंडराइटिंग पे शो होती है। और ये नेचुरल वेरिएशन है। और ये क्यों होता है? बिकॉज आवर ब्रेन इज नॉट लाइक अ कंप्यूटर, इसलिए नेचुरल वेरिएशंस आते हैं। बट नेचुरल वेरिएशन के साथ साथ भी आप सिमिलैरिटीज देख सकते हैं और ये बता सकते हैं कि लिखा हुआ जो है वो सेम पर्सन ने लिखा हुआ है। हैंडराइटिंग ऑफ अ पर्सन शोज वेरिएशन ड्यू टू। अब वेरिएशन क्यों शो करते हैं? जैसे हमने बोला कि कुछ नेचुरल वेरिएशन होते हैं, बट ये कुछ वेरिएशंस क्यों कौन से ऐसे वेरिएशन है जो कि शो करता है हैंडराइटिंग, जो हैंडराइटिंग में वेरिएशन क्यों शो होता है? सेम पर्सन ने भी अगर लिखा हुआ है सेम चीज तो वो डिफरेंस या वेरिएशन शो क्यों करता है?
तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है जैसे कि फैटीग, अगर आप बहुत ही ज़्यादा थके हुए हैं और मैं कहती हूँ कि 4-5 पेज का ऐसे आपको लिखना ही है, तो वो आपके हैंड राइटिंग में दिखेगा कि आप थके हुए हैं। आप नेचुरली आप बहुत, आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, बट मैंने आपको बोला कि आप थके हो या कोई भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे अभी के अभी 1 घंटे के अंदर 4 पेज का ऐसे चाहिए ही चाहिए। तो मैंने आपको फोर्स किया, आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, हद से ज़्यादा थके हुए हैं, तो वो आपके हैंड राइटिंग में शो होगी, वो आपके हैंड राइटिंग में शो होगी, ठीक है। फैटीग का आपके हैंड राइटिंग पे इफेक्ट पड़ता है, जो कि वेरिएशन क्रिएट करता है आपकी नेचुरल हैंड राइटिंग से, ठीक है। अगर आप इल हैं, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो भी हैंड राइटिंग में क्या होता है, वेरिएशन आता है। तब भी हैंड राइटिंग में वेरिएशन आती है कि अगर आपकी तबीयत खराब है, आपको बहुत ज़्यादा बुखार है और अगर मैं आपको फोर्स कर रही हूँ कि आपको ऐसे लिखना है, तो आपकी हैंड राइटिंग में वेरिएशन आएगी। आप बिल्कुल परेशान होके, आप दुखी होके, इरिटेट होके आप वो ऐसे लिखेंगे और इस इरिटेशन, इस इलनेस की वजह से आपके वेरिएशन आएगी। अगर किसी पर्सन को डिजीज है, अगर किसी पर्सन को डिजीज है और उस डिजीज की वजह से उसके हैंड में ट्रिमर्स आते हैं, तो लिखने के साइन पे ट्रिमर्स आते हैं, तो अगर मैं मेरे हाथ में अगर मैं ट्रिमर लेके लिखूं, तो मैं कैसे लिखूंगी, DIKSHA, कुछ ज़्यादा ही ट्रिमर ही लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख देती हूँ DIKSHA, मैंने अपना नाम लिख दिया ट्रिमर्स के साथ। तो हैंड राइटिंग में है, नॉर्मल कंडीशन में जब मुझे डिजीज नहीं थी तो मैं ऐसे लिखती हूँ, बट मेरे को कुछ डिजीज है जिसकी वजह से मेरे हैंड पे ट्रिमर्स आ रहे हैं, तो मेरी हैंड राइटिंग पे वेरिएशन आएगी, दिखेगा कि हाँ उस पर्सन को कोई तो इशू है, कोई तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हैंड राइटिंग में डिफरेंस आया है। तो अगर आप थके हुए हैं, फैटीग का प्रॉब्लम है, अगर आप इल है, आपको कोई बीमारी है, तो वो भी आपके हैंड राइटिंग में शो होगा। एज अगर आपकी बहुत ज़्यादा है, अगर आप बिल्कुल, अगर आप देखेंगे नर्सरी के बच्चे, क्लास 1 के बच्चे की हैंड राइटिंग, अगर आप देखेंगे 80 इयर्स के मेल पर्सन का हैंड राइटिंग, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। और वहीं पे आप कंपेयर करेंगे 24 इयर्स के पढ़े लिखे यंग बच्चे का हैंड राइटिंग, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा क्या होगा, डिफरेंस होगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो एज के अकॉर्डिंग डिफरेंस आता है। ये सारी फेजेस आपने भी देखे कि आप कभी क्लास 1 में थे, आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही घटिया हुआ करती थी, फिर जैसे जैसे ओवर टाइम आपकी प्रैक्टिस बढ़ी, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हुई, आपकी हैंड राइटिंग में डिफरेंस आया। जब आप 80 इयर्स के हो गए, तो आपको इतना कम लिखना है कि आपको सिर्फ चेक्स में साइन करना है, आपको सिर्फ कहीं थोड़ी मोड़ी जगह पे इन्विटेशन कार्ड्स पे कुछ ना कुछ ऐसे लिखना है, तो भी आपकी प्रैक्टिस कम हो गई, तो फिर वेरिएशन आता है। तो एज की वजह से भी हैंड राइटिंग में क्या आती है, वेरिएशन आती है। हैंड राइटिंग में एज की वजह से भी वेरिएशन आती है। अब राइटिंग मटेरियल की अगर बात करें, तो जैसे कि मैं अभी राइटिंग मटेरियल की बात करूँ, तो मैं राइट कर रही हूँ एक डिजिटल बोर्ड पे फॉर एग्जाम्पल, तो मेरी हैंड राइटिंग डिफरेंट होगी। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मटेरियल, तो मैंने यहाँ पे जो मटेरियल लिखा है, ये मैंने किस पे लिखा है, इस डिजिटल पेज पे मैंने लिखा है मटेरियल, और जब वो मैं नॉर्मल नोटबुक पेपर पे जब मैं मटेरियल लिखूंगी, तो इनमें क्या होगा, वेरिएशन होगा। जैसे मैंने यहाँ पे मटेरियल लिखा है, वैसे मटेरियल मैं नोटबुक में नहीं लिखूंगी। नोटबुक का राइटिंग मटेरियल चेंज हो गया कि मेरे पास नोटबुक है, डिजिटल पेज की जगह पे मेरे पास नॉर्मल फिजिकल बुक नोटबुक की पेज है, तो उसमें मैं जो भी लिखूंगी उसमें वेरिएशन आएगा एज कम्पेयर टू द डिजिटल पेज में एंड नॉर्मल पेज में लिखने का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और ये राइटिंग मटेरियल डिफरेंस के अंदर आएगा कि आपका राइटिंग मटेरियल अगर चेंज होता है, तो आपकी हैंड राइटिंग में वेरिएशन आता है। अगर मैं आपको बॉल पॉइंट पेन से लिखने कहूँ, तो उसमें डिफरेंस आएगा। अगर मैं आपको इंक पेन से लिखने को कहूँ, तो आपकी हैंड राइटिंग में वेरिएशन आएगा। अगर मैं आपको पुराने ज़माने में, जब अभी आप कभी देखते भी होंगे डेली सोप्स, जो पुराने ज़माने के महाराज अशोक के टाइम जो भी अभी दिखाते, तो उसमें एक फेदर होता है जिसमें इंक में आप वो फेदर डुबा के लिखते हैं। तो अगर मैं आपको वो
वो राइटिंग मटेरियल दे दूँ, राइटिंग मटेरियल दूँ, तो उससे जब आप सेम चीज़ लिखेंगे तो उसमें भी क्या होगा, वेरिएशन आएगा। तो जब राइटिंग मटेरियल चेंज होता है तो हैंड राइटिंग में वेरिएशन आते हैं। राइटिंग पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैठ के लिख रहे हैं तो आपके हैंड राइटिंग में चेंज आएगा, अगर आप लेट के लिख रहे हैं तो आपके हैंड राइटिंग में चेंज आएगा, अगर आप खड़े खड़े लिख रहे हैं तो आपके हैंड राइटिंग में चेंज आएगा। तो राइटिंग पोजीशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या करती है, राइटिंग पोजीशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप किस पोजीशन पे लिख रहे हैं, आप किस पोजीशन पे अपना राइटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाएगा फिजिकल डिस्टर्बेंस। फिजिकल डिस्टर्बेंस ये हमने अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस भी किया था कि अगर आपको किसी भी तरीका फिजिकल डिस्टर्बेंस है या इमोशनल डिस्टर्बेंस है, फॉर एग्जांपल आपका हाथ टूटा हुआ है तो दर्द बहुत है और उसके बाद मैं बोलूँगी आप लिखो, तो आपकी हैंड राइटिंग वैसी नहीं होगी। इमोशनल डिस्टर्बेंस, आपकी मम्मी ने आपको बड़ी जोर से डांट दिया कि आप नालायक हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप घर पे भी हेल्प नहीं करते, आपने सारा लॉकडाउन फालतू ऐसे ही टाइम काट दिया, तो आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, इमोशनली डिस्टर्ब है। तो जब उसके बाद आप कुछ लिखेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग में क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। अगर आपका फिजिकल डिस्टर्बेंस है तो भी आपके हैंड राइटिंग पे वेरिएशन आएगा। तो चाहे फिजिकल डिस्टर्बेंस हो या फिर इमोशनल डिस्टर्बेंस हो, डिस्टर्बेंस कोई भी हो, आपकी नॉर्मल हैंड राइटिंग से आपकी वो स्टेट वाली हैंड राइटिंग पे डिस्टर्बेंस की वजह से वेरिएशन आएगा ही आएगा। इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक्स और ड्रग्स। इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक्स और ड्रग्स, अगर किसी पर्सन ने ड्रिंक किया हुआ है या कोई पर्सन ड्रग के इन्फ्लुएंस में है, ड्रग के इन्फ्लुएंस में या ड्रिंक के इन्फ्लुएंस में है, तो हैंड राइटिंग में वेरिएशन आएगी। क्या आएगी, हैंड राइटिंग में वेरिएशन आएगी अगर वो पर्सन ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में है या ड्रिंक्स के इन्फ्लुएंस में है, किसी भी सिचुएशन में हो, ड्रिंक्स और ड्रग्स और कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे आपका जो मेंटल स्टेट और कहना चाहिए फिजिकल, मेंटल और जो भी बायोकेमिकल स्टेट है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो हैंड राइटिंग में आपके वेरिएशन आएगा ही आएगा। एजुकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वही मैं बोल रही थी कि अगर कोई पर्सन ने पढ़ाई ही नहीं करी है तो फर्स्ट थिंग तो उसको लिखना आएगा ही नहीं। पर अगर कोई पर्सन है जिसने क्लास 3rd तक पढ़ाई करी हुई है, कोई पर्सन है जिसने क्लास 7th तक पढ़ाई करी हुई है, कोई पर्सन है जो कि है कॉलेज में, तो इनके हैंड राइटिंग में डिफरेंस देखोगे आप, वेरिएशन देखोगे आप। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हैंड राइटिंग वेरिएशन में। मैंने ऑक्यूपेशन की भी बात करी थी कि ये भी डिपेंड करता है कि आप किस ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं, तो ऑक्यूपेशन भी हैंड राइटिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं किसी एजुकेटेड पर्सन एंड अनएजुकेटेड पर्सन में, किसी प्रोफेशनल के और नॉन प्रोफेशनल पर्सन के हैंड राइटिंग में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसकी वजह से किसी भी पर्सन के हैंड राइटिंग में वेरिएशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब हमारे 2 और फंडामेंटल प्रिंसिपल हैंड राइटिंग के बचे हुए हैं। तो ये पहला प्रिंसिपल क्या था, इंडिविजुअलिटी। दूसरा प्रिंसिपल क्या था, नेचुरल वेरिएशन। तीसरा प्रिंसिपल है फंडामेंटल डाइवर्जेंस। क्या है, फंडामेंटल डाइवर्जेंस। जो मैंने बताया था ना कि इनिशियल स्टेजेस पे अगर आपकी मम्मा आपको लिखना सिखा रही है या अगर आपके पापा आपको लिखना हुआ सिखा रहे हैं, आपके जो इनिशियल बिल्डिंग ईयर्स जब आप स्कूल जाते हैं, तो जो टीचर्स की हैंड राइटिंग है वो आप पे बहुत इन्फ्लुएंस होती है, क्योंकि उनकी ही हैंड राइटिंग देख के आप लिखना सीखते हैं। अगर आपकी टीचर एच ऐसा बनाती है तो आप भी ऐसा ही एच बनाना सीखेंगे। अगर आपके पापा एच ऐसा बनाते हैं तो आप उनको देख के ऐसे ही एच बनाना सीखेंगे। अगर आपकी टीचर ए ऐसा बनाती है, अगर आपके फादर ए ऐसा बनाते हैं तो आप ए ऐसा ही बनाएंगे। अगर आपकी फ्रेंड के फादर या मदर या जो भी इनिशियल बिल्डिंग ईयर्स में जिस भी पर्सन ने उसे लिखना सिखाया है, तो अगर ए ऐसा लिखना सिखाया तो ऐसे ए ही वो बनाएगी। ठीक है, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। मैथ्स जब हम पढ़ते थे तो मेरी एक मैम थी, वो मैथ्स की बहुत अच्छी इंटेलिजेंट मैम थी, टीचर। तो वो मैं पहले पाई होता है ना मैथ्स का, मैं पाई पहले ऐसा बनाती थी, पाई बनाना होता तो मैं ऐसा बनाती थी। बट उनकी क्लास जब उन्होंने क्लास लेने लगी, वो पाई ऐसा बनाती थी। ये फिर मुझे लगा कि ये वाला पाई तो थोड़ा प्रिटी है, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, तो फिर मैंने ऐसा पाई बनाना लग गया। और अभी भी जब मैं पाई बनाती हूँ तो मैं ऐसा ही पाई बनाती हूँ। तो ये डिफरेंस आता है कि जब भी आप जिसे भी देख कर लिखना सीखते हैं,
उनका इन्फ्लुएंस आपकी हैंड राइटिंग में हमेशा रह जाता है। और यही क्या होता है, यही हमारा थर्ड प्रिंसिपल, फंडामेंटल डाइवर्जेंस। क्या है? फंडामेंटल डाइवर्जेंस, ये हमारा थर्ड प्रिंसिपल है। ठीक है, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन सोर्स ऑफ टू हैंड राइटिंग। तो आप ये बता सकते हैं कि आपकी किसी दो हैंड राइटिंग का कॉमन सोर्स क्या है। मैं और मेरी फ्रेंड ने, हमने क्लास 4th तक का साथ में हमने स्कूल गए हैं, तो हमारी हैंड राइटिंग में कुछ सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने सेम टीचर से पढ़ाई करी है, हमने सेम टीचर से अल्फाबेट्स लिखना सीखा हुआ है। तो कुछ सिमिलैरिटीज या कॉमन सोर्स आपको पता चल पाएगा कि कॉमन सोर्स हैंड राइटिंग का क्या है। तो आप कॉमन सोर्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं ओनली इफ इन एडिशन एंड सिमिलैरिटीज ऑब्जर्व। तभी कर सकते हैं जब आप सिमिलैरिटीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप मेरी और मेरी फ्रेंड की हैंड राइटिंग में सिमिलैरिटीज ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप कॉमन सोर्स पता लगा सकते हैं। अगर सिमिलैरिटीज नहीं है तो कॉमन सोर्स का पता तो नहीं चल पाएगा। There are no fundamental divergence। अगर सिमिलैरिटीज ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वहां पे कोई भी फंडामेंटल डाइवर्जेंस नहीं। अगर सिमिलैरिटीज नहीं है तो वहां पे कोई भी फंडामेंटल डाइवर्जेंस नहीं है, सॉरी। ठीक है, अगर किसी भी दो पर्सन में कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं है तो फंडामेंटल डाइवर्जेंस नहीं होगा। जनरल सिमिलैरिटीज आर फाउंड इन पर्सन हैविंग बीन टू द सेम स्कूल। जैसे कि मैंने बोला कि अगर सेम स्कूल में किसी पर्सन ने एजुकेशन ली है, मैं और मेरी फ्रेंड, मैं और मेरी 4 अलग फ्रेंड, तो हम में कोई कॉमन सोर्स आपको देखने को मिलेगा, कोई सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी अंडर द फंडामेंटल डाइवर्जेंस वाला प्रिंसिपल, और देयर बीइंग द मेंबर ऑफ सेम फैमिली। तो सेम फैमिली के मेंबर है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे भाई की और मेरी हैंड राइटिंग समवेयर कुछ सिमिलर होगी क्योंकि हम सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर हमने सेम स्कूल से पढ़ाई करी है, सेम टीचर्स ने हमें लिखना सिखाया है। तो फंडामेंटल डाइवर्जेंस के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज आपको देखने के मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हैंड राइटिंग ऑफ सन्स एंड फादर्स, एस में काट दीजिए, सन एंड फादर। तो बेटे और बाप की हैंड राइटिंग में सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी, बेटी और बाप की हैंड राइटिंग में सिमिलैरिटीज, बेटी और माँ के, बेटे और माँ के। तो कोई भी फैमिली का कोई भी मेंबर, उनकी हैंड राइटिंग में सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलेगी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके भाई बहनों की हैंड राइटिंग में आपको कुछ सिमिलैरिटीज, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हैंड राइटिंग सिमिलर होगी, कुछ सिमिलैरिटीज, कुछ चीजें आप ऐसी पकड़ सकते हैं जो कि सिमिलर होगी, जो कि हमें कॉमन सोर्स पता लगा सकते हैं। मदर्स एंड डॉटर्स, ये तो मैंने बोल दिया, मदर्स एंड डॉटर्स या मदर डॉटर की भी हैंड राइटिंग सिमिलर हो सकती है। When the writings are closely examined, many basic differences which allow individualization of the handwriting are discovered। तो ये तो हमने बोला कि similarities होती है, तो पूरी सिमिलर नहीं होती है ना जब आप क्लोजली एग्जामिन करते हैं। जब आप क्या करते हैं, जब आप क्लोजली एग्जामिन करते हैं उन हैंड राइटिंग्स को, तो बहुत सारी बेसिक डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे बेसिक डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, जिससे आप इंडिविजुअलाइजेशन उस हैंड राइटिंग का कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि सिमिलैरिटीज तो है, तो वो एक फैमिली के मेंबर्स की हो सकती है, या फिर कोई सेम कॉमन सोर्स हो सकता है उस हैंड राइटिंग का, बट कुछ ऐसे बेसिक डिफरेंसेस होते हैं हर एक हैंड राइटिंग में, जो कि हमने पढ़ा है ना, फर्स्ट इंडिविजुअलिटी। तो फर्स्ट इंडिविजुअलिटी के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू आप इंडिविजुअलाइजेशन हैंड राइटिंग का कर सकते हैं। फोर्थ हमारा है पर्सनल फीचर्स। तो ये तो हमने देख लिया कि इंडिविजुअलिटी होती है, नेचुरल वेरिएशन भी, नेचुरली वेरिएशन आपकी हैंड राइटिंग में आता है। फंडामेंटल डाइवर्जेंस होता है कि आप जिस एनवायरनमेंट में रहे हैं, जिन्होंने भी आपको लिखना पढ़ना सिखाया, उनकी हैंड राइटिंग से आपकी हैंड राइटिंग सिमिलर हो सकती है। फिर आते हैं पर्सनल फीचर्स। तो ये आपके खुद के होते हैं, कि आपके खुद के पर्सनल फीचर्स हैं, आपके खुद के पर्सनल फीचर्स हमेशा रहते हैं, और इन्हें हम फोर्थ प्रिंसिपल पे लेते हैं कि हैंड राइटिंग के पर्सनल फीचर्स होते हैं। हैंड राइटिंग आइडेंटिफाइड, ये आइडेंटिफाइड कर लो इसको, हैंड राइटिंग आइडेंटिफाइड बाय अ केयरफुल स्टडी ऑफ पर्सनल फीचर्स दैट आर जनरल क्वालिटीज, हैंड राइटिंग हैबिट्स एंड इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पर्सनल फीचर्स को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, या कैसे पता लगा सकते हैं? तो फंडामेंटल कह रही हूँ, तो पर्सनल फीचर्स को हम 3 तरीके से कर सकते हैं, कि जनरल क्वालिटीज जिसे हम कहते हैं, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं कहते, जनरल क्वालिटीज को हम कहते हैं क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये फिर आ जाएंगे, दूसरा आ जाएगा दूसरा आ जाएगा, पता नहीं फंडामेंटल बार बार क्यों कह रही हूँ मैं। पहला हो गया जनरल क्वालिटीज, दूसरा हो गया इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स,
जनरल क्वालिटीज़ को हम क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, और थर्ड हो गया राइटिंग हैबिट्स। तो इन्हें हम जब हैंड राइटिंग एग्जामिनेशन करते हैं तो जनरल क्वालिटीज़ दैट इज़ क्लास कैरेक्टरिस्टिक और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक और राइटिंग हैबिट्स को क्या करते हैं, हम करते हैं कंपेयर। तो हम इन सारे फैक्टर्स को कंपेयर करते हैं पर्सनल फीचर्स देखने के लिए। तो नेक्स्ट हम वीडियो में, आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है, यस, नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल क्वालिटीज दैट इज क्लास कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और राइटिंग हैबिट्स देखेंगे। तो ये थे 4 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ हैंड राइटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ हैंड राइटिंग यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हैंड राइटिंग हमने देख ली कि व्हाट इज हैंड राइटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है और इसके क्या इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, इंडिविजुअलिटी, नेचुरल वेरिएशन, फंडामेंटल डाइवर्जेंस एंड पर्सनल फीचर्स। तो पर्सनल फीचर्स जब आप एग्जामिन करते हैं तो आपको क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स देखने होते हैं, जैसे हम कहते हैं जनरल क्वालिटीज, आपको इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक देखने होते हैं, कंपेयर करने होते हैं, और आपको राइटिंग हैबिट्स कंपेयर करने होते हैं और देखने होते हैं। तब ये सारे पर्सनल फीचर्स हर एक पर्सन की हैंड राइटिंग में होती हैं कि कुछ जनरल क्वालिटीज होगी, कुछ इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होंगे, इंडिविजुअल क्वालिटीज होगी, और उस पर्सन की कुछ एक इंडिविजुअल राइटिंग हैबिट्स होगी जो कि सारी मिलके उस पर्सन की पर्सनल फीचर्स बनाती है।